हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक इसके में रिमेनिंग टॉपिक्स लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आपसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जो अपने रिमेनिंग बचे हुए थे उसको कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी समजातीय श्रेणी की। तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकारवत समूह द्वारा जुड़ा प्रतिस्थापित होता है। जैसे कि एक ही समूह हो उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात चल रही है ना। तो CH3OH या C2H5 या CH3CH7OH है, एक ही प्रकार के प्रकारवत समूह द्वारा ही क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापित होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं क्या, समजातीय श्रेणी उसे कहा जाता है। ओके, तो जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है समजातीय श्रेणी, इसके गुण थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ अब मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि यौगिकों के प्रकार, पूर्वलग्न या अनुलग्न और उदाहरण, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आपकी बुक में है। तो आप क्या करना है, एक बार इसको अपनी बुक में भी देख लेना है ना, अच्छे से इसको एक बार रिकॉल कर लेना। वैसे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि हेलो एल्केन में पूर्वलग्न क्या होता है, जो पहले आते हैं तो क्लोरो ब्रोमो पहले आएंगे, जैसे क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, है ना। एल्कोहल के लिए मैंने आपको बता दिया था प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड के लिए प्रोपेनॉल, कीटोन के लिए नॉन लगेगा तो प्रोपेनॉन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए प्रोपेनोइक, ये एल्कीन के लिए प्रोपीन, एल्काइन के लिए प्रोपाइन, है ना। ये सारे मैंने आपको पहले ही समझा दिए। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, है ना। तो आप क्या करना है, इसको अपनी बुक में एक बार रिकॉल कर लेना फिर से। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन, भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे अपन क्या, रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले दहन, यदि कार्बन को जलाया जाता है तो क्या बनेगा, तो जब कार्बन यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, उसे जलाया जाता है तो क्या बनेगा, CO2 जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। CH4 को जलाया गया किसकी प्रेजेंट में, कार्बन के प्रेजेंट में, है ना। अच्छा, ये जो 4 है ना, ये मेरे क्या है टाइपिंग में आने जाता है नीचे, तो मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन ये ऊपर नहीं होता, नीचे होता है, इसको ध्यान रखना। जैसे क्या बनेगा, ये CH4 प्लस 2O2, है ना। फिर क्या बनेगा अपने पास, CO2 बनेगा एंड 2H2O वाटर बनेगा, और क्या निकलेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो अपूर्ण दहन होता है। यदि ऑक्सीजन कम है, बहुत ही कमी है इसके ऑक्सीजन की, तो आधा जलता है फिर वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड या कालिख बनती है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण की। तो वायु में दहित होकर CO2 जल उत्पन्न करते हैं यदि ऑक्सीडेशन होता है तो, तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, या जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है ये, या पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब कि K2Cr2O7 का प्रयोग करके क्या बनेगा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पे क्या किसका यूज करेंगे अपन, या तो इसका करेंगे यूज, या फिर अपन इसका करेंगे, है ना, इन दोनों का यूज करेंगे। तो जब इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है, क्या किसका करेंगे अपन यूज, या तो पोटेशियम परमैंगनेट का करेंगे या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे। इन दोनों का यूज करके इनकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, फिर ये पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करके अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक, यानी क्या है ये मैथ एथ, तो क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ये एथेनोइक अम्ल बनेगा। आगे समझ में, हम क्या करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका कोई भी अपन कार्बन कोई भी यौगिक ले लेंगे, उसका अपन ऑक्सीडेशन करेंगे, और किसकी प्रेजेंट में करेंगे। अच्छा, ये जो होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है ये, है ना, क्या बेस मतलब कि क्षारीय होता है। और ये जो डाइक्रोमेट है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है ये, मतलब कि एसिड होता है ये, है ना। तो ये इन दोनों का यूज करके क्या बन जाएगा अपने पास, एथेनोइक अम्ल अपना बन जाएगा। ओके, तीसरा हम बात करेंगे अपघटन की या प्रतिस्थापन। इसको अपघटन कह सकते हैं, प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हैलोजन Cl2 या Br2 सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये कर देंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। CH4 बनाए, CH4 प्लस Cl2,
किसके प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में, है ना। इसको मैंने क्या दे दिया, सूर्य का प्रकाश दे दिया। तो इसके प्रेजेंट में जो Cl जो H है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा, यानी कि एक जो क्लोरीन है वो इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन बन जाएगा ये, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, फोर्थ वाले की, संयोजन अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, ये किसमें होगा, ये असंतृप्त में होगा। तो असंतृप्त, अच्छा असंतृप्त कौन से वाले होते हैं, जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन हैलोजन या हैलोजन हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यह अभिक्रिया निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये किसकी प्रेजेंट में हो रही है, निकल की प्रेजेंट में हो सकती है, या पैलेडियम की प्रेजेंट में, या फिर उत्प्रेरक की प्रेजेंट, या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंट में हो सकती है। ठीक है, तो ये मान लो कि कोई कार्बन श्रृंखला है दो, है ना, और यहाँ से मैंने क्या जोड़ दी, इसमें कोई ये आर मतलब क्या, एल्किल समूह, है ना। एल्किल समूह कोई, एल्किन समूह कोई भी हो सकता है। एल्किल समूह मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ जुड़ सकता है। और फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम किससे करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे, किसकी प्रेजेंट में, निकल की प्रेजेंट में। तो ये क्या बन जाएगा अपने, ये अपना बनेगा, ये जो सारे जो ये ना, ये क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, ये हट जाएगा। तो ये जो कार्बन जो बनाया अपना ऐसे, ये इस टाइप से, ये जो दोनों आर थे, ये आर यहाँ आ जाएंगे ऊपर नीचे, और ये अपने हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। जो दो हाइड्रोजन थे ना वो ऐसे साइड में आ जाएंगे, और जो चार जो एल्किल समूह थे ऊपर नीचे इसमें प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए भी इसी रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा ऐसा हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपन किसकी बात करेंगे। अब ये क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक है ना, जैसे कि एथेनॉल है, मैंने आपको बता ही दिया था, आगे पहले पढ़ ही लिया था अपन ने पहले ये। तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है ना, कैसे इनके गुणधर्म होते, क्या होता है ये सब कुछ। तो पहले बात करेंगे अपन एथेनॉल की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एथेनॉल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको अपन कैसे बनाएंगे, ये मैंने बनाना आपको बता ही दिया था कि कैसे बनाते हैं इसको, है ना। फिर भी एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं अपन, कोई बात नहीं। तो ये लो, ये C2H5 हो चुका है, और ये OH भी हो चुका है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिट। कभी स्प्रिट देखी आपने, कलरलेस होती है ना, द्रव जैसी होती है, कलरलेस होती है। स्प्रिट जैसे लग जाती है तो चोट को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्प्रिट का। ठीक है, तो इसके भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे तो रंगहीन द्रव होता है, ये जल में घुलनशील होता है। उबाल बिंदु कितना होता है इसका, मतलब जो इसका क्वथनांक जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, क्या कितना केल्विन होता है, 351 केल्विन या 70 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है इसके, जल में घुलकर न्यूट्रल विलीन बनाता है, ना तो ये अम्लीय रहता है ना ही क्षारीय रहता है। अगर जल में घुल जाएगा, यदि एथेनॉल को अपन किसमें घुला दे, पानी के अंदर घुला दे, तो ना तो ये क्षारीय बनेगा और ना ही ये अम्लीय बनेगा। कैसे बनी रहेगा ये, कैसे बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि उदासीन हो जाएगा। सोडियम धातु से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है ये। ठीक है, और अधिक सेवन करने पर नशीला प्रभाव भी डालता है, जिसका प्रयोग अधिक किया जाता है अल्कोहल का। ठीक है, जो वो पीते ना, वो शराब वगैरह पीते हैं तो उसमें इसी का यूज किया जाता है ना। तो आप जानते हैं शराब को ज्यादा पीने से क्या होता है, फिर इसका प्रभाव भी नशीला प्रभाव पड़ता है। ओके, बात करते हैं इसके उपयोग की। तो मेय पदार्थों में अल्कोहल जैसे शराब वगैरह इसमें यूज किया जाता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिलाकर गैस ऑयल बनाया जाता है इसका, और औषधियों और सुगंधित द्रव्यों में इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कफ सिरप होती है ना, अपनी खांसी की सिरप होती है, उसमें भी अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ये मैं आपको बताई थी कि ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। ये सोडियम है ना। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किससे करेंगे, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये 2Na प्लस C2H5OH की रिएक्शन करवा दी जाए सोडियम से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2CH3CH2O और Na, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ मैं, Na, और प्लस क्या निकालेगा, ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा ये। ठीक है ना, ये निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में किया जाए इसका, तो उसके लिए हम क्या घोल देंगे, इसके लिए H2SO4 को अपन की प्रेजेंट में करवाएंगे इसका। अल्कोहल को किसकी प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे अपन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में। तो क्या बन जाएगा अपने पास, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाला अपने पास क्या बन चुका है, यौगिक बन चुका है, प्लस H2O यानी कि जल ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, यदि हम बात करें एथेनोइक अम्ल की, तो एथेनोइक है ना,
जिसको क्या बोलते हैं सिरका भी कहते हैं, जिससे अपन चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है ना, सिरका डालते हैं चाउमीन में, नूडल्स में। तो इसका स्वाद कैसा होता है हम जानते हैं, खट्टा होता है। अम्ल तो सारे खट्टे वैसे ही होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। कभी आप इस सिरके को अपने उसमें डाल के देखना, जल में घुल जाता है वो। और नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड में टर्न कर देते हैं, यानी कि नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसको 291 केल्विन पर बर्फ जैसा ठोस पदार्थ बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। किसको, एथेनोइक अम्ल को। कब कहा जाता है, जब इसको 17.5 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या क्या जम जाता है नहीं, तो क्या बनता है, ये बर्फ जैसा ठोस पदार्थ बनता है। इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। इसका जो उपयोग है किसमें करते हैं अपन, खाद्य संरक्षण में यानी कि विनेगर बनाने में करते हैं, प्लास्टिक रेशे बनाने में, औषधि बनाने में और एस्टर निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। किसका, एथेनोइक अम्ल का। अब इनकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि ये भी रिएक्शन करता है। तो एथेनॉल अम्ल के रिएक्शन देख रहे हैं एस्टरीकरण में। एस्टरीकरण रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। एक मिनट में इसको सही कर देती हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है ये अपनी, है ना। तो अम्ल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते तो एस्टर बनता है प्लस जल बनता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। तो ये हमने कोई भी अम्ल ले लिया, है ना, ये अम्ल ले लिया, एथेनोइक अम्ल ले लिया अपन ने, अल्कोहल ले लिया अपने, ये जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई तो क्या बना, एस्टर बना। किसकी प्रेजेंट में, ये इसकी प्रेजेंट में हो रही है, इसकी H2SO4 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में हो रही है अभिक्रिया ये, ठीक है ना। तो क्या बना अपने पास, एस्टर बना, है ना। ये आपकी ये एस्टर का फॉर्मूला, ये एस्टर है, आपका ये एस्टर बना है CH3 CH2 और CH3 प्लस जल बनेगा, है ना। तो यहाँ एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल से क्या बनेगा, एथाइल एसीटेट, यानी कि एस्टर बनता है। इसका नाम क्या है, एथाइल एसीटेट इसका नाम है, और इसका जल बनता है ये। एस्टर मीठी सुगंध वाले यौगिक होते हैं, जिससे कि इत्र स्वाद में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो एस्टर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना आपका CH3 COO CH2 CH3 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथाइल एस्टर भी इसे कहा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करे तो क्या करेगा, तो ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, है ना। ये अम्ल ले लिया, धातु ले ली, सोडियम ले लिया हमने, है ना। ये क्या है अपना, ये एथेनोइक अम्ल है। ये एथेनॉल अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो लवण बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस की बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो चलिए कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट से क्या बनेगा, लवण CO2 और H2O बनेगा, है ना। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में अच्छे से रिएक्शन करवाई है, आपको सिखाई है आपको सारी, तो आप लोग खुद सॉल्व करना है इसको, ना। ये अम्ल है, एथेनोइक अम्ल ले लिया, धातु कार्बोनेट CO2 अगर जुड़ गया तो ये धातु, ये कार्बोनेट हो गया, तो क्या बना अपना, लवण बन गया, CO2 और जल, ये CO2 है, ये जल बना है, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाया जाए तो क्या बनेगा, वही सेम लवण बनेगा, CO2 और जल बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, साबुन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साबुन, सोप, जिससे आप नहाते हो, है ना, कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, है ना। चलो पहले साबुन की बात करते हैं। साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जो उच्च कार्बन संख्या वाले वसीय अम्लों से बनते हैं। किससे बनते हैं, ये वसीय अम्लों से, यानी कि फैटी एसिड से बनते हैं। इनका निर्माण कैसे होगा, तो वसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा, फिर साबुन और जल बनेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, सैपोफिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सैपोफिनेशन। वसीय अम्ल ले लिया प्लस NaOH ले लिया, फिर KOH ले लिया, तो क्या बनेगा, साबुन या जल बनेगा। तो इसको क्या बनेगा, सैपोफिनेशन कहा जाता है इसको। इसके दो भाग होते हैं, एक जल विरागी और एक जल रागी, ठीक है। जल विरागी और जल रागी। जल रागी जो भाग होता है वो आयनिक सिरा होता है ना, जैसे कि Na+ वाला भाग हो गया, है ना। और जल विरागी जो होता है वो कौन सा भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये जल से नहीं घुलता, कौन सा जल विरागी सिरा होता है वो जल से नहीं घुलता, है ना, जल से प्रेम नहीं करता, ये जल का प्रिय नहीं होता, ये जल प्रिय होता है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको जल रागी। और ये जल विरागी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जल को ये पसंद नहीं करता है, तो ये जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। और जल रागी सिरा होता है वो जल में घुल जाता है। ओके, तो जब साबुन जल में डाला जाता है तो क्या बनता है, मीसेल की संरचना बनती है। मीसेल जो गंदगी व तेल के कणों को धोकर धुला देता है, घेर कर घुला देता है, ये, है ना। तो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये किसकी, मीसेल की स्ट्रक्चर है। ये इसका आयनिक सिरा है, ये वाला इसका आयनिक सिरा है सारा, है ना, Na+ का, ठीक है। और ये मतलब कि जल रागी सिरा ये, और ये कौन सा वाला सिरा अपना, जल विरागी सिरा ये वाला, ठीक है। सीमाएं क्या है इसकी,
साबुन कठोर जल में काम नहीं करता क्योंकि कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयनों के साथ घुलनशील लवण या झाग रहित मैल बना लेता है, इसलिए कठोर जल के साथ ये काम नहीं करता। फिर हम बात करें किसकी, अपमार्जक की, जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट, है ना, जैसे कि कपड़े धोने में, बर्तन धोने में जो काम आते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो डिटर्जेंट बोलते हैं। तो अपमार्जक कृत्रिम रूप से बने हुए यौगिक होते हैं। कैसे बनते हैं, कृत्रिम मतलब कि इंसान खुद बनाते हैं इसको, जो सल्फेट या सल्फोनेट समूह वाले लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, कठोर और नरम दोनों प्रकार के जल में कार्य कर लेते हैं ये, लेकिन जो साबुन होता है वो कठोर जल में काम नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट कर लेता है। गंदगी को प्रभावी रूप से हटाते हैं ये, और कपड़ा, बर्तन, शैम्पू आदि की सफाई करने में ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सोडियम लॉरेल सल्फेट। और इसी के साथ अपना जो एक चैप्टर है ये एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है ये वाला चैप्टर। फिर तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट, आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए।